नमस्कार दोस्तों, श्री विज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस यूपी पीसीएस के लिए मॉडल पेपर नंबर 13 को। तो 12 मॉडल पेपर अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए कि स्टैटिक जीके के ये प्रश्न आपको एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियोज अगर आप यूपी SSC पेट की परीक्षा और SSC की परीक्षा, इसके अलावा जो भी अन्य परीक्षाएँ होती हैं जिसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर होता है, उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो ध्यान से देखिएगा, कोई भी प्रश्न बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 15वां G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था उस पर आपको विचार करना है। याद है आपको, सऊदी अरब ने 21 नवंबर 2020 को राजधानी रियाद में 15वें वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। ये बिल्कुल सही है। और इसका मुख्य विषय क्या रखा गया था? इसका मुख्य विषय था रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। तो ये भी सही है। और G20 की जो अगली बैठक होगी यानी कि 2021 में, उसकी मेज़बानी करेगा इटली। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। दुनिया की शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के इस आभासी सम्मेलन की मेज़बानी सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद के द्वारा की गई थी। G20 की 2021 की बैठक जो होगी उसकी अध्यक्षता करेगा इटली, याद रखना। 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में करेगा इसकी अध्यक्षता भारत, ठीक है। और 2024 की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेगा ब्राज़ील। तो 2023 वाला याद रखना, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और वर्ष 97-98 में जब एशियाई वित्तीय संकट हुआ तो उसके बाद यह स्वीकार किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर विचार विमर्श में प्रमुख उभरते बाजार में जो ये देश हैं, जो दुनिया के प्रमुख देश हैं, उनकी भागीदारी की ज़रूरत है। इसके बाद G20 का पहला शिखर सम्मेलन बर्लिन, जर्मनी में दिसंबर 1999 में संपन्न हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वदेशी रूप से विकसित 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल को दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। इसे IOCL की किस रिफाइनरी में विकसित किया गया था? दोस्तों, एग्जाम में आपको प्रश्न थोड़ा सा घुमा कर भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मैं सारे फैक्ट आपको बता देता हूं, कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कि अगर घुमा कर भी पूछा जाए तो आप उसका आंसर नहीं कर पाएँ। बशर्ते कि वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते रहें। और वीडियो को पूरा देखने के बाद इसकी जो PDF है वो आप लोग डाउनलोड कर लेना और एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेना। सारी डिटेलिंग्स आपको मिल जाएगी। उसके बाद कोई भी फैक्ट आपको भूलेगा नहीं। याद रखना कि 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल जो है ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो मथुरा की रिफाइनरी है उसी में इसे विकसित किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल को लॉन्च किया था। और इसको नाम क्या दिया गया था? ब्रांड XP 100, ठीक है। तो इसकी जो मार्केटिंग की गई, मार्केटिंग मतलब विपणन, तो विपणन जो किया गया, मार्केटिंग की गई, वो ब्रांड XP 100 के रूप में इसका किया गया था। और शुरू में इसे केवल 10 शहरों में ही उपलब्ध कराया गया। तो इसमें राष्ट्रीय राजधानी सहित देश भर के 10 जो मुख्य शहर थे उसमें इसे उपलब्ध करवाया गया है। और याद रखना कि इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की मथुरा रिफाइनरी में विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार किस प्रदेश ने सबसे अच्छा लिंगानुपात दर्ज किया है? दोस्तों, ये जो बात हो रही है 2011 के आधार पर नहीं हो रही है, 2018 के आधार पर हो रही है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो लिंगानुपात है वो दर्ज किया गया है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसको बिल्कुल रट लेना, एग्जाम में ये आ सकता है। तो नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े पर ये जो रिपोर्ट आई थी ये 2018 में आई थी। अरुणाचल प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी कि अगर 1000 वहाँ पर पुरुष थे तो महिलाओं की संख्या कितनी थी? 1084 थी। जबकि अगर बात करें नागालैंड की तो वहाँ पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या थी 965। तीसरा स्थान मिजोरम का था। मिजोरम में 1000 पुरुषों पर महिलाएं थीं 964, बस जरा सा अंतर नागालैंड और मिजोरम में। मणिपुर में 1000 पर 757 महिलाएं और लक्षद्वीप में 1000 पर 839। तो सबसे जो बेकार का आंकड़ा है वो कहाँ का है? मणिपुर का है। और यह रिपोर्ट भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के द्वारा तैयार की गई थी। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रतिशत वन जो हैं वो होने चाहिए? ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इतना एरिया है, ठीक है, ये है पूरा एरिया,
तो पर्यावरण का संतुलन बना रहे इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि 1/3 जो आपका एरिया है 1/3 यानी कि नियर अबाउट 33%, तो ये जो एरिया है ये वन से ढका हुआ होना चाहिए। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और ये जो बात बताई गई वो राष्ट्रीय वन नीति 1988, यहाँ पर 1088 लिख दिया गया है, तो 1988 के अनुसार पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए 33% बताया गया है। ठीक है, तो ये 1/3 होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? इनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इसको आप सही बता लें और बिल्कुल बताना चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है लेकिन बार बार रिपीट होता है, तो इसके नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो इसका जो नाम है वो क्या है, देखिए, पूर्वी मैदान, पश्चिमी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी शुष्क मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, बुंदेलखंड प्रदेश, मध्य मैदान, भावर और तराई क्षेत्र और विंध्य प्रदेश। तो ये 9 हैं सस्य जलवायु क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। देखो, एक बीमारी होती है स्लीप एपनिया, एक भयंकर निद्रा दोष है। क्या आप जानते हो स्लीप एपनिया क्या होता है? देखो, निद्रा में चलना ऐसा बिल्कुल नहीं होता है स्लीप एपनिया में। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखो, क्या होता है कि जब हम सोते हैं तो हमारी जो सांस लेने की जो नलिकाएं होती हैं उसमें जो मांसपेशियां होती हैं वो थोड़ी सी क्या होती हैं, शिथिल हो जाती हैं। तो जब शिथिल हो जाती हैं तो अगर ये श्वास नलिका है तो नीचे तो थोड़ी लटक आती है, और इसमें क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये जो दोनों पोर्शन होता है, जो दीवारें होती हैं, ये आपस में घर्षण करती हैं। इसकी वजह से खड़खड़ाहट की आवाज़ होती है, जिसे आप खर्राटे लेना बोलते हो। लेकिन कुछ लोगों में ये जो श्वास नलिका होती है वो बिल्कुल चिपक जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि वो सांस ही उनकी रुक जाती है। यानी कि निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए उनकी जो श्वास है वो बाधित होती रहती है, और इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है बॉडी में, और कभी कभी तो कुछ भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो स्लीप एपनिया नामक ये बीमारी होती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसमें श्वास जो है वो रुक जाती है। ठीक है, और यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। एपनिया का अर्थ ही होता है सांस नहीं लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखो, एक और बीमारी होती है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी यह एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतया किस में होता है? तो दोस्तों देखो, ये जो सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी होती है ये छोटे बच्चों में होती है। याद रखना, इसको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसको जो है मस्तिष्क पक्षाघात भी कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, इसका कोई एक पार्ट डैमेज हो जाता है, एक पार्ट, 2 पार्ट, तो उसकी वजह से जो हमारी मांसपेशियां हैं वो हमारी इच्छानुरूप काम नहीं करती हैं। जैसे कि अगर आप हाथ हिलाना चाहो हाथ हिला सकते हो, बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, एक आंख बंद करना चाहो तो कर सकते हो। तो फिर क्या होता है कि मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं रह जाता है इस बीमारी में। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है मस्तिष्क पक्षाघात, इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, तो ये लगभग 3 वर्ष की आयु के बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है, 3 वर्ष या उससे कम आयु के जो बच्चे होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SRFI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो मुख्यालय है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। फिलहाल याद रखना कि इसका जो मुख्यालय मिलेगा वो आपको मिलेगा कहाँ पर? चेन्नई में। ऑप्शन सी इसका सही है। तो दोस्तों, भारत ने अपने खिलाड़ियों की तैयारी, समय और रेडीनेस के अभाव के कारण 15 से 20 दिसंबर 2020 के बीच मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाले महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का निर्णय लिया था। आपको याद होगा। तो 2020 में भारतीय टीम ने ये जो महिला टीम स्क्वैश चैंपियनशिप थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। और ये भी याद रखना कि SRFI के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उनका नाम है देवेंद्र नाथ सारंगी, और SRFI का मुख्यालय मिलेगा आपको चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2020 में भारतीय टीम ने इस खेल में हिस्सा नहीं लिया था। भारतीय संविधान की ग्रामीण सूची किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों, याद रखना कि पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? 1992 में। तो उसके द्वारा संविधान में ग्रामीण अनुसूची और भाग 9 जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करता है? तो सही आंसर इसका होगा भारत के निर्वाचन आयोग की, यानी कि विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अंतर्गत
संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श लेकर काम करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग में से निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो, जो राज्य वित्त आयोग होता है, क्या वह एक अनौपचारिक संस्था है? नहीं, यह एक संवैधानिक संस्था है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। और राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन राज्यपाल के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 झ और म के अंतर्गत हर 5वें वर्ष पंचायतों और नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए और इससे संबंधित सिफारिशें जो हैं वो गवर्नर को सौंपने के लिए किया जाता है। तो याद रखना कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है, किसके संबंध में? तो दोस्तों, ये जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40, ये राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो याद रखना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, कई बार पूछा जाता है इसको। और इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 20 और 21 को जो है, अगर कोई नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है उसमें भी अनुच्छेद 20 और 21 जो होते हैं ये डिस्टर्ब नहीं किए जाते हैं, ये निलंबित नहीं होते हैं संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। ठीक है। और परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत की उपाधि धारण की थी सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन सी। देखो, इसको चंद्रगुप्त जो थे चाणक्य वाले उससे मत माना, ये गुप्त वंश की बात हो रही है, और वो जो चंद्रगुप्त थे वो मौर्य वंश के थे। ठीक है, तो परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। याद रखना कि चंद्रगुप्त द्वितीय या इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, तो इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनका जो शासन है वो 380 से लेकर 412 ईस्वी तक रहा। ठीक है, नियर अबाउट 32 साल तक इन्होंने शासन किया था। और ये गुप्त राजा थे, समुद्रगुप्त के पुत्र थे। और ये भी याद रखना कि शकों पर विजय प्राप्त करके उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वह शकारी नाम से भी जाने जाते हैं। अपने वंश में बड़े पराक्रमी शासक थे। मालवा, काठियावाड़, गुजरात और उज्जैनी को अपने साम्राज्य में मिलाकर उन्होंने अपने पिता के राज्य का भी काफ़ी विस्तार किया था। चीनी यात्री फायान का नाम सुना होगा आपने, तो फायान उनके ही समय में 6 वर्षों तक भारत में रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। तो इसको भी आप याद रखना। और पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से किस झील को जाना जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया, तो दोस्तों ये है बैकाल झील, जो कि कहाँ पर है? ये रूस में है। और मैं आपको बता दूं कि पर्ल ऑफ साइबेरिया नाम से जो ये झील है, तो देखो ये बहुत ही साफ़ सुथरी झील थी, लेकिन यहाँ पर पर्यटन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, अब वहाँ पर तेज़ी से जो है गंदगी बहुत फैलती जा रही है। फिलहाल इसका आंसर याद रखना, सही आंसर इसका बैकाल झील। और ये आपको मिलेगी कहाँ पर? ये मिलेगी आपको रूस में। ठीक है, और एक प्रश्न आप लोगों से करता हूँ, बताओ कि विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार, सबसे अधिक भंडार किस देश में आपको मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में, या फिर ब्राज़ील में, या फिर कनाडा में, या फिर दक्षिण अफ्रीका में? दोस्तों याद रखना कि डेली शाम को 6 बजे आपको स्टडी जीके की क्लास मिलती है, तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आइए, वहाँ पर जुड़ जाइए। सारी जानकारी आपको वहीं पर शेयर की जाती है। इस लेक्चर की PDF भी आपको वहीं पर दी जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।